संस्कृत में हमारा कहना है, एक एक कहावत है कि योजकः तत्र दुर्लभः। तो इसका मतलब है योजकः तत्र दुर्लभः। तो इसके ऊपर से उन्होंने उद्योजक ऐसे वर्ड को कॉइन किया। तो यहाँ योजक का मतलब ये नहीं है कि प्लानिंग, योजक का मतलब है एक कंसेप्ट। तो जो आदमी एक उद्योग के बारे में कोई कंसेप्ट, कोई आइडिया लेके उसके पीछे झगड़ते रहता है, उसको हम कहते हैं उद्योजक। तो देखिए, ये डेफिनेशन, ये वर्ड बहुत ही मीनिंगफुल है। तो इसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि वो आदमी सक्सेसफुली होना चाहिए। हो सकता है वो फेल भी हो, बट वो करने जा रहा है, वो साहस करने जा रहा है। गुड इव्हनिंग, नमस्कार. मी श्रीराम चांडक तुमचे सगळ्यांचे आज उद्योगवर्धी तर्फे स्वागत करतो. आजच्या आमच्या 27व्या अॅनिव्हर्सरी निमित्त आम्ही आज एक स्पेशल वेबिनार ऑर्गनाइज केलेलं आहे. चेंजिंग लँडस्केप्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, म्हणजे उद्योजकतेचे नवीन स्वरूप कसे बदलत आहेत, कशा नवीन नवीन टेक्नॉलॉजीज येत आहेत, आपण कसं त्याच्या नवीन टेक्नॉलॉजीज मध्ये ब्लेंड झालं पाहिजे, एक नवीन इनोव्हेशन्स काय काय येत आहेत, नवीन व्यवसाय संधी काय काय येत आहेत, बऱ्याचशा गोष्टी चेंज होत आहे, पॅराडाइम खूप चेंज होत आहे. आणि त्या संदर्भात आज आपण स्पेशल आमच्या अॅनिव्हर्सरी निमित्त आजचा आपण वेबिनार ठेवलेला आहे. आणि आज आपल्याला वेबिनारला गाईड करत आहे डॉक्टर राजकुमार फटाटे सर, जे यांचं पीएचडी झालेलं आहे एंटरप्रेन्योरशिप मध्ये. सर करंटली हैदराबाद मध्ये जी महिंद्राची युनिव्हर्सिटी आहे तिथे एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट मध्ये सर हेड आहे आणि हेड ऑफ डिपार्टमेंट आहे. आणि सरांचं खूप वर्सटाईल एक्सपिरियन्स आहे. म्हणजे सरांचं इंडिया व्हिएतनामचं जो एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट सेंटर आहे ते त्यांनी सेटअप केलेलं आहे. मिडकॉनचं एंटरप्रेन्योरशिप अँड ट्रेनिंग डिव्हिजनचं सर बघायचंय. त्याच्या आधी एमसीडी मध्ये सरांनी काम केलेलं आहे. सरांचं स्वतःचं एंटरप्रेन्योरशिपचं सुद्धा एक्सपिरियन्स आहे. सरांचं एन्जॉय लर्निंग प्रोसेस प्रायव्हेट लिमिटेड सरांचं स्टार्टअप आहे, ज्याच्यामध्ये सर बिझनेस सिम्युलेशन्स मार्केट प्लेस याच्यामध्ये सर काम करतात. आणि फ्लेम युनिव्हर्सिटीमध्ये, ईडीआय अहमदाबाद युनिव्हर्सिटीमध्ये, त्याच्यानंतर IMT इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट टेक्नॉलॉजी, त्याच्यानंतर महिंद्रा, आता करंटली सर महिंद्रामध्ये आहे, प्रोफेसर अँड हेड सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप अँड इनोव्हेशन. सो खूप डायव्हर्स एक्सपिरियन्स आहे सरांचा आणि वर्षानुवर्ष सर याच्यामध्ये काम करतात. सरांना फिलॉसॉफी अवॉर्डेड डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी बाय वायसेमयू नाशिक, त्याच्यामध्ये सरांचं थिसिस होतं क्रिटिकल स्टडी ऑफ ग्रुप एंटरप्राइज, अ केस स्टडी ऑफ टो होल्ड आर्टिशियन्स कोलॅबोरेटिव्ह. असं बराच एक्सपिरियन्स आहे. सरांनी बॅप्सन हा जो अमेरिकेतली एंटरप्रेन्योरशिपची नंबर 1 युनिव्हर्सिटी आहे तिथे सुद्धा सरांचे लेक्चर्स झालेले, तिथे सुद्धा सरांची इन्व्हॉल्वमेंट आहे, कोलॅबोरेशन आहे. सो खूप वाईड एक्सपिरियन्स आहे. आणि आज आपल्याला आजच्या 27व्या अॅनिव्हर्सरी निमित्त आज आपल्याला सरांचा आज आपल्याला सर गाईड करणार आहे काय काय चेंजिंग लँडस्केप्स आहे. सो आता मी आपल्यासोबत चांडक सर सुद्धा जॉईंड आहे, तर मी सरांना सुद्धा रिक्वेस्ट करतो की आजच्या याला सुरुवात करावी. ओव्हर टू यू सर. गुड इव्हनिंग राजकुमार, डॉक्टर राजकुमार. गुड इव्हनिंग टू एव्हरीवन. आजचा दिवस खरंच एक अतिशय महत्वाचा आहे आमच्या दृष्टिकोनातून, कारण की आज आमच्या या ऍक्टिव्हिटी सुरू करायला 27 वर्ष पूर्ण झाली, ज्याचा साक्षीदार आमचे मित्र डॉक्टर राजकुमार फटाटे सुद्धा आहेत. आणि या 27 वर्षात बऱ्याच उपलब्धी ज्या केल्या आहेत त्याच्या मागे अनेक लोकांचे हात असतात. त्याच्यात एक गायडिंग फोर्स आमचा जो कायम राहिलेला आहे ते म्हणजे डॉक्टर राजकुमार फटाटे. ते माझे अतिशय जवळचे मित्र आहेत आणि त्यांच्याबरोबर केव्हाही आम्ही भेटतो तेव्हा वी लर्न लॉट. तर कंटिन्युअस लर्निंग ही त्यांच्याकडून आमची चालू राहते. आणि कारण की एक R&D माइंड ज्याला म्हणतो तो राजकुमार फटाटे यांचा है. तो बेसिकली ये सब लोगों के दिल में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना, और आगे आज जो अभी एक पूरा बदलाव आया है मार्केट में, काफी कुछ चीजें बदल गई पिछले 2 सालों में. तो ये सब बदलते माहौल में हम कैसे अपने कुछ चीजें कैसे अपनाएं और क्या क्या अभी चेंज हो रहा है और एंटरप्रेन्योरियल स्टाइल में क्या चेंज करना चाहिए, इन सब बातों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. लेकिन बिफोर वी गो टू दैट, सबको अच्छा लगेगा वो डिस्कशन में जाने से पहले मैं डॉक्टर राजकुमार को पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत स्टडी किया है. तो एंटरप्रेन्योरशिप का जैसे हम उगम स्थान तो
हम सबको शायद पता हो, लेकिन ये बेसिकली इसका रिसर्च इंडिया में ही हुआ था, डॉक्टर डेविड मैकलेलैंड की समय, और उसके बाद उसमें बहुत सारे बदलाव आते गए, और पूरी एक जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, फिर बाद में जो कुछ बदलाव आए, फिर बाद में एंटरप्रेन्योरशिप लोग पढ़ाने लगे, और अभी एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारी जो चेंजेस आई है, तो उसके बारे में मैं राजकुमार सर को पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर राजकुमार, व्हाट इज योर ओपिनियन एंड व्हाट इज योर स्टडी सेज कि जो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक रेवोल्यूशन हुआ, फिर बाद में जो कुछ एक सिस्टमेटिक वे से हम एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाने लगे, और एंटरप्रेन्योरशिप के नए नए कंसेप्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, और अभी तो बहुत हर महीने ऐसे समझो कि एंटरप्रेन्योर स्टाइल में चेंज करना पड़ रहा है। तो व्हाट इज योर स्टडी सेज एंड क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, और ये कैसे अभी ये चल रहा है, और क्या हो सकता है, आपकी जो राय हो। ओके, थैंक यू सुनील, थैंक यू राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो मैं उद्योग वर्धिनी को कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहता हूं कि वो 27 years they are in this business, and I know Sunil very well. ये 27 साल कुछ आसान नहीं थे उनके लिए, काफी कुछ स्ट्रगल करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं, और बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ा काम वो अपने महाराष्ट्र में और देश में कर रहे हैं, कि जहाँ वो लोगों को नौकरी के पीछे लगने से वो अपना खुद का कुछ कारोबार करो, कुछ एंटरप्रेन्योर बनो। ये जो काम है ये बहुत ही नोबल काम है, तो ये काम वो कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ। 27 years, और ये 27 years कुछ भी नहीं है, वो 50 साल 100 साल ऐसे ही काम करते रहे जनरेशंस तक। अभी राम भी उसमें ज्वाइन हुआ है, तो ये मेरी उनके प्रति एक विश है, बेस्ट विशेस उनके साथ है, और ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहे। तो लेट मी कम बैक टू द क्वेश्चन, अभी जो उन्होंने सवाल पूछा है, तो इफ वी रियली लुक एट ये जो एंटरप्रेन्योर वर्ड है, ये एंटरप्रेन्योर वर्ड तो वैसे फ्रेंच वर्ड है, कि जहां फ्रेंच से ये आ गया इंडिया में और पूरे दुनिया में, बट मराठी में एंटरप्रेन्योर के लिए कोई वर्ड था नहीं। मराठी में जो वर्ड था वो उद्योगपति। अभी उद्योगपति हम किसको कहते हैं, कि जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, बड़ा उसका उद्योग है और वो ओनर है उसका, उसको हम उद्योगपति कहते थे। बट उद्योगपति इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, बट एंटरप्रेन्योर इज डिफरेंट। फिर एंटरप्रेन्योर वर्ड, एंटरप्रेन्योर के लिए जो मराठी में वर्ड है उद्योजक या उद्योजकता, एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो वर्ड है, ये वर्ड भाऊ साहेब नेवाळकर ने महाराष्ट्र में लेके आए। ये उनका क्रिएशन है, एंटरप्रेन्योर वर्ड या उद्योजक ये जो वर्ड है। तो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये उद्योजक वर्ड के ये कैसे आ गया। संस्कृत में हमारा कहना है, एक कहावत है कि योजकः तत्र दुर्लभः, तो इसका मतलब है योजकः तत्र दुर्लभः। तो इसके ऊपर से उन्होंने उद्योजक ऐसे वर्ड को कॉइन किया। तो यहाँ योजक का मतलब ये नहीं है कि प्लानिंग, योजक का मतलब है एक कंसेप्ट। तो जो आदमी एक उद्योग के बारे में कोई कंसेप्ट, कोई आइडिया लेके उसके पीछे झगड़ते रहता है, उसको हम कहते हैं उद्योजक। तो देखिए ये डेफिनेशन, ये वर्ड बहुत ही मीनिंगफुल है। तो इसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि वो आदमी सक्सेसफुली होना चाहिए, हो सकता है वो फेल भी हो, बट वो करने जा रहा है, वो साहस करने जा रहा है, वो एक ऐसी साहस करने जा रहा है कि जिसके दिमाग में कोई आइडिया है, कोई कंसेप्ट है, और वो उस कंसेप्ट के पीछे लगे रहा और बाद में वो उद्योगपति बनेगा, कुछ और बनेगा। वो तो ये हमको समझ लेना चाहिए कि उद्योजक वर्ड में ये जरूरी नहीं है कि वो सक्सेस ही मिले, तो उसको कभी कभी फेलियर भी मिलता है। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस। नाउ दैट इज अबाउट द वर्ड एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्रेन्योरशिप।
अभी थोड़ा सा मैं आज जानबूझ के आई डोंट नो हिंदी, आई मे नॉट बी टू कंफर्टेबल, बट आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। तो मेरा कॉन्टेक्स्ट में ये कहना चाहता हूं कि हमको सिर्फ एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिमिटेड आज सोचना नहीं है, हमको पूरा एक इंडिया, एज एन इंडिया और पूरे ग्लोब में, वर्ल्ड में एज एन एंटरप्रेन्योर हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, बाहर की सिचुएशन कैसे चेंज हो रही है और हमें एंटरप्रेन्योर के हिसाब से क्या करना चाहिए, और एंटरप्रेन्योर की इसमें रोल क्या है। अगर इंडिया को वर्ल्ड की सुपर पावर अगर बनाना है, इंडिया को अगर इकोनॉमिकली हाईली डेवलप, हाई ग्रोथ नेशन अगर ये बनाना है, तो हमें क्या करना जरूरी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा रोल क्या है, और इसलिए हमें कौन सी बदलाव आज लाने की जरूरत है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए वेट कर रही है आज दुनिया में। पूरा दुनिया हमारे देश के तरफ देख रही है, हमारे एंटरप्रेन्योर्स के तरफ देख रही है, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी रोल बनती है कि हम उसको शेप अप करें। तो इस ये कॉन्टेक्स्ट पे मैं आज जो भी बात करूंगा वो करने वाला हूं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री के तरफ ले जाता हूं। अगर हिस्टोरिकली देखें तो पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। तो सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ वो 1760, मतलब 18th सेंचुरी में 1760 से शुरू हुआ। और वो कहां से शुरू हुआ? तो ये जो अगर उससे पहले अगर देखा गया तो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं था, ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप तो एकदम शुरू से एंटरप्रेन्योरशिप तो है, बट उसका फॉर्म चेंज होते होते गया है। तो उसके पहले कैसे था? जो दुनिया भर सब जगह लोगों का मेन जो काम था वो एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर, फार्मिंग, माइनिंग, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, वो था। और कुछ लोग कारोबार करते थे। कैसे कारोबार करते थे? पीछे घर और आगे कुछ कारोबार करेंगे। जैसे हम मराठी में बोलते हैं लोहार है, कुंभार है, सोनार है, सिंपी है, यू नो दीज वेर, वो घर पे ही पीछे घर रहा करता था और आगे लोग काम करते थे। तो ऐसी एक दुनिया थी। तो उसमें एकदम जो रिवॉल्यूशन आया, रिवॉल्यूशन हम किसे कहते हैं? रिवॉल्यूशन ये नहीं थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो गया, कुछ नए प्रोडक्ट आ गए, उसको हम रिवॉल्यूशन नहीं करते। रिवॉल्यूशन हम उसको कहते हैं कि जहां सिर्फ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना जरूरी नहीं है, पूरा टेक्नोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल, कल्चरल, ये सारे चेंजेस, बदलाव जब आते हैं सोसाइटी में या तो वर्ल्ड में, उसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन आया, एक नया डायरेक्शन आया। तो ये जो पहला रिवॉल्यूशन आया वो 1760 में, वो कैसे आया? वो आया स्टीम इंजन। तो पहली बार स्टीम इंजन का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। उसके पहले तो क्या होता था? एनिमल को घोड़े यूज किया जाते थे, बैल यूज किया जाते थे, और पावर का जो सोर्स था ये एनिमल और ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन लेबर, ये पावर का सोर्स था। जब स्टीम इंजन आया तो बहुत बड़ा सा बदलाव आ गया। क्या बदलाव आ गया? तो स्टीम इंजन के वजह से फैक्ट्रीज आ गए। और ये कहाँ हुआ? ये हुआ ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन वाज द फर्स्ट वन जहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई 18th सेंचुरी में। और वहां स्टीम इंजन से फैक्ट्रीज बन गए। फैक्ट्रीज बनने के बाद ये लोग जो थे, जो घर पे ही कुछ कारोबार करते थे, वो वहां से फैक्ट्री में जाना शुरू हो गए। तो फैक्ट्री, फिर स्टीम इंजन की फैक्ट्री पहली शुरू हो गई टेक्सटाइल। तो स्टीम इंजन का पहला इस्तेमाल, हमको स्टीम इंजन जब याद आता है तो हमको याद आता है वो रेलवे। ओके, रेलवे तो बाद में आ गया, सबसे पहले तो आया टेक्सटाइल। सो टेक्सटाइल में स्पिनिंग आ गया, जिनिंग मिल आ गए। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और उस जमाने में ये भी था कि ब्रिटिशर्स वे रूलिंग ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड।
ओके, इंडिया में भी तो ब्रिटिश का राज हुआ करता था, आप जानते हो। तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहां आने से फिर वो स्टीम इंजन जहाजों में यूज होना शुरू हुआ, फिर रेलवे आ गई, तो इससे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने लगा। तो ये स्टीम इंजन की वजह से पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, और उसी दौरान पॉपुलेशन का भी वेरी रैपिडली पॉपुलेशन ग्रो हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ब्रिटेन के बाद उसको ज्वाइन हुआ अदर यूरोपियन कंट्रीज, जैसे बेल्जियम है, फ्रांस है, जर्मनी है। फिर उसके बाद जो है दूसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया करीबन 1850 और 1930 के बीच में। वो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, वहां का जो सोर्स था वो इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टीम इंजन से हो गया डीजल इंजन, डीजल इंजन से हो गया इलेक्ट्रिक यूज, और फिर पेट्रोकेमिकल्स आ गए, लाइट मटेरियल आ गए, आयरन एंड स्टील। तो पहले जब लकड़ी और स्टोन का इस्तेमाल हुआ करता था, उसके जगह आ गया स्टील, और फिर आयरन एंड स्टील, प्लास्टिक आ गया। तो मटेरियल जो है वो हेवी मटेरियल से हम लाइट मटेरियल पे जुड़ने लग गए। तो ये जब शुरू हुआ सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, उसमें जो नए कंट्रीज आ गए जो इसका एडवांटेज लिया, वो है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और जापान। जापान, अमेरिका, जर्मनी, सम यूरोपियन कंट्रीज, इन्होंने ये उसका एडवांटेज लिए और ये सुपर पावर बन गए, ये अमीर बन गए। ब्रिटेन से फिर ये सब जगह फैलने लग गया। तो ये दोनों जब रिवॉल्यूशन हुए, तब इंडिया कहाँ था? इंडिया तो अपना फ्रीडम स्ट्रगल में हम थे। तो ये दोनों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो लीडरशिप का रोल करना था, वो हम कर नहीं पाए, तो हम पीछे रह गए। तो जो भी बाद में डेवलपमेंट हुआ है, वो हम उनकी कॉपी करते रहे। वहां की जो भी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज है, उनकी जो भी डेवलपमेंट है, वही मॉडल्स हम इंडिया में आके हम कॉपी करना शुरू कर दिए। तो जैसे 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिला, तो पहला काम जो हमने किया कि हमारे यहाँ आयरन एंड स्टील कंपनी आनी चाहिए, मशीन टूल्स कंपनी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, लॉट ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये इसलिए कि हमारे यहाँ भी मशीन्स बननी चाहिए हमारे। तो ये सारा हमने शुरू किया। फिर उसके बाद तो देखिए, इस दौरान जो एंटरप्रेन्योरशिप वाज मेनली लिमिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, जो इंडस्ट्री लगाता है उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते थे, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1950 के बाद थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। ये जो थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इसकी जो ड्राइवर्स है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और डिजिटल टेक्नोलॉजीज, और सबसे बड़ा इंटरनेट। तो ये इंटरनेट की वजह से पूरा बिजनेस करने का तरीका चेंज हो गया। तो उससे देखिए, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से फैक्ट्रीज आ गए, लोग घर में बैठ के काम करते थे। वो अभी जो हमने पेंडेमिक में देखा है, वर्क फ्रॉम होम वही था पहले। वहां से वो फैक्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन आ गए, लोग फैक्ट्री में जाके काम करने लग गए। उसके बाद आ गया सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उससे मास प्रोडक्शन होने लगा, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री आ गई, रेडियो आ गई, टीवी आ गई। यूएस, जापान, ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज, ये दोनों ने इसका पूरा एक्सप्लॉयटेशन किया। और थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद ये सारे कंट्री के साथ चाइना भी इसमें जुड़ गई, ओके। और इंडिया ने इस बस को मिस नहीं किया, ओके। बट वी वर नॉट इन द ड्राइवर सीट। थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हम ड्राइवर सीट पे तो नहीं थे, बट वी वर, हम वो बोट में थे। वो कैसे थे? ये जो आईटी की जो इंडिया की कैपेबिलिटी है आज, जो ह्यूमन रिसोर्स इंडिया में आईटी की जो बिल्ड हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके वजह से हम उसमें हम इन्वॉल्व हो सके, उसमें हम पार्टिसिपेट कर सके, ये थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो अभी अगर हम देखें तो वी आर एट द वर्ज ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है, इसमें इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर इसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो हम दुनिया के सुपर पावर बन सकते हैं। तो ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, ये क्या है?
ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, ये जो इमर्सिव टेक्नोलॉजीज जो है, जहां डिजिटल, फिजिकल और बायोलॉजिकल, ये तीनों वर्ड जो कन्वर्ज हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अभी होने जा रहा है। अगर इसको हम समझे और उस हिसाब से अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप को हमारी डायरेक्शन दे, तो इंडिया कैन नॉट जस्ट बिकम एन इकोनॉमिक पावर, बट इट कैन लीड द एंटायर वर्ल्ड। इट कैन शेप अप द नेक्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर। दुनिया में इंडिया अपना नाम कर सकता है, और उसके लिए माहौल भी अभी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ इंजीनियर्स अच्छे हैं, टेक्नोलॉजिस्ट अच्छे हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट सिस्टम अभी बहुत अच्छा है, और सबसे इम्पोर्टेंट है जो एक एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है इंडिया का, जो मिडिल क्लास बहुत बड़ा मिडिल क्लास है, और हमारे यहाँ मार्केट्स है। और अभी जो वर्ल्ड ओवर जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, उससे हम थोड़ा सा इंसुलेटेड है। तो इसके वजह से आई थिंक this is the right time that the India can really exploit this situation and really come up and show the real entrepreneurship. तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आज एंटरप्रेन्योर्स के पास है। यस सुनील। एनालिसिस दैट यू हैव मेड, और जो बिल्कुल सही है। अभी ये जो चेंज ओवर बताया आपने, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता रहे, तो कौन से ऐसे फील्ड रहेंगे अपॉर्चुनिटी के जिसमें इंडिया लीड कर सकता है, जिसमें अपॉर्चुनिटीज है इंडिया के बारे में, और ये करते हुए हमारे अंदर कौन से चेंज लाना जरूरी है एज एन एंटरप्रेन्योर? क्योंकि क्या है कि अभी एक टोटल सब कुछ एंटरप्रेन्योर स्टाइल भी बदलती चाहिए, सब कुछ नया। क्या क्या ऐसा करना चाहिए ताकि वो उसमें हावी हो और वो अपॉर्चुनिटी भी लेवे और उसके साथ उसमें सक्सेसफुल भी होवे? तो ऐसा जरूर नहीं कि हर एंटरप्रेन्योर टेक्निकल बैकग्राउंड का हो, लेकिन वो टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट वो अच्छी तरह कर पाएंगे कैसे? आपको क्या लगता है कि व्हाट शुड एंटरप्रेन्योर पोजेस, और उसमें क्या चेंजेस उसमें लाने चाहिए? ओके, तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में क्या चेंज, पहले क्या था कन्वेंशनल, या तो अभी तक जो मैन्युफैक्चरिंग जो टिपिकल फैक्ट्री बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप था उसमें, और अभी जो चेंज आया है इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर और ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में क्या चेंजेस है। फील्ड तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सेक्टर्स मैंने आपको बताया कि जहाँ जो टेक्नोलॉजीज अभी यूज होंगे वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, रोबोटिक्स है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, मशीन लर्निंग है, वर्चुअल रियलिटी है, ब्लॉकचेन है। तो ये सारे चीजें तो ऑटोनोमस व्हीकल्स है, तो ये सारी चीजें तो बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी, ये तो काफी सारी चीजें तो है टेक्नोलॉजिकली। बट एंटरप्रेन्योरशिप में क्या चेंज हो रहा है? तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। डू आई हैव द सेम स्क्रीन शेयरिंग? या यू हैव गॉट। ओके, सो या, तो ये मैंने थोड़ा सोचा और ये मेरा खुद का मतलब थिंकिंग है। तो maybe you, I think you all can see my screen. तो ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है कि अभी तक का जो एंटरप्रेन्योरशिप था, अगर किसी को भी अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात हम करते हैं, अभी 30 साल से मैं इस फील्ड, 30 साल से ज्यादा मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो जब हमने शुरू किया, किसी को भी हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में जब बात करते थे, तो सबसे पहला सवाल आता था कि एंटरप्रेन्योर्स के पास कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल है तो कोई और थोड़ा बिजनेस अक्यूमेन है, एक तो बिजनेस अक्यूमेन चाहिए और दूसरी बात उसके पास कैपिटल चाहिए, तो वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है, राइट? तो कैपिटल जो एंटरप्रेन्योरशिप था, they were ready to risk their capital with their business acumen and they were ready to experiment with capital. आज जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको कैपिटल की जरूरत नहीं है। तो यहाँ जो है वो अपना इनोवेटिव आइडियाज,
सो ये जो इनोवेशन है, ये इनोवेशन देखिए पहले कैसा था, जैसे मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडिया में नहीं बट बाकी कंट्रीज में तो वो काफी आगे थे, ठीक है। वो वही मॉडल हमको इंडिया में करना था, क्योंकि हमारी इंडिया 1947 के बाद हमको सेल्फ रिलायंस होना था, हमको हमारे लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करने थे, तो काफी सारी चीजें करनी थी, तो इसलिए हमने वो फॉलो किया। अभी हमको देखना है कि हम लीड कैसे करें, हमको फॉलोअर नहीं रहना है, हमको लीडर बनना है। तो अगर वो करना है तो हमको इनोवेटिव आइडियाज के साथ काम करना होगा, दूसरों की कॉपी करके नहीं करना है। तो फिर ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हम मिस कर जाएंगे, फिर दूसरे कंट्री में जो अच्छा चल रहा है वहीं यहाँ आओ और यहाँ कॉपी करो, ये नहीं। सो द न्यू एज एंटरप्रेन्योरशिप हैज टू एक्सपेरिमेंट विद इनोवेटिव आइडियाज। दूसरी डिफरेंस जो मैं देख रहा हूँ, कन्वेंशनल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता था, अपॉर्चुनिटीज आर परस्यूड बेस्ड ऑन द डिमांड एंड द रिटर्न पोटेंशियल, कि कौन सी चीज है जिसके लिए डिमांड है, चलो वो बनाओ, और उसमें रिटर्न कितना मिल सकता है। ये दो चीजें हम देखते थे, क्योंकि कैपिटल वाज द इनपुट और डिमांड देखिए, डिमांड जब हम कहते हैं, डिमांड हम उसको कहते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी, जो नया नहीं है वो ऑलरेडी है, बट वो हमारे यहाँ नहीं है, लोकल में नहीं है, या तो वो इम्पोर्ट होता है या तो कहीं और से आता है। मुझे याद है जब हम शुरू में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करते थे, तो हम किसी गांव में जाके लोगों को कहते थे कि भाई आप ऑक्ट्रॉय नाका पे जाओ और देखो कि बाहर से माल आपके गांव में क्या क्या आता है। अगर वो बाहर से आता है इसका मतलब वहां डिमांड है, तो आप क्यों नहीं वो कर सकते हो। तो ये हमारा देखने का तरीका था। तो अपॉर्चुनिटीज वे परस्यूड बेस्ड ऑन द डिमांड एंड द रिटर्न पोटेंशियल। अभी अगर आप देखोगे कि अपॉर्चुनिटीज आर परस्यूड बेस्ड ऑन द परस्यूड कस्टमर वैल्यू, डिमांड नहीं है, डिमांड कुछ भी नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट अभी तक दुनिया देखा ही नहीं है। आपके दिमाग में एक आइडिया है कि जिस आइडिया का प्रोडक्ट या तो सर्विस जो भी हो, वो अभी तक किसी ने लॉन्च किया ही नहीं है। जैसे कि हम एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं redbus.com। आपने सुना होगा कि redbus.com क्या था। बस टिकट के लिए हम जाते थे बस ऑपरेटर के पास, वहां खड़े रहते थे भीड़ में और बस टिकट निकाल के आते थे। तो अभी ये जो एंटरप्रेन्योर है, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म किया कि जहां से वो बस टिकट आप घर बैठे बैठे बुकिंग कर सकते हो और आप बस चढ़ के सीट रिजर्व कर सकते हो और आप जा सकते हो। अभी ये कंसेप्ट था उसका, ठीक है। तो ये कंसेप्ट एक परसीव्ड कस्टमर वैल्यू कि वो खुद ने ही हिमसेल्फ फेस द प्रॉब्लम, और फिर उसको लगा कि इसके ऊपर हम सॉल्यूशन लाना चाहिए, और उस हिसाब से उसने वो उसको एग्जीक्यूट किया, उस आइडिया को उसने एग्जीक्यूट किया, शेपअप किया, एक उस हिसाब का बिजनेस उसने शुरू किया। तो एक तो जब अपॉर्चुनिटीज परस्यू होते हैं तो इट इज बेस्ड ऑन द परस्यूड कस्टमर वैल्यू और साइज ऑफ द मार्केट। वो साइज कितनी बड़ी है, मार्केट कितना बड़ा है, ओके, बेस्ड ऑन द पोटेंशियल, नॉट बेस्ड ऑन द डिमांड। ये अब हमको डिफरेंस ध्यान में रखना चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन द नीड और अ परस्यूड कस्टमर वैल्यू एंड नॉट बेस्ड ऑन द डिमांड। दूसरी चीज है, पहले हम जब अपॉर्चुनिटीज या तो मार्केट की तरफ हम क्या करते थे, डिमांड सप्लाई देखो, जहां गैप है चलो वो बिजनेस शुरू करो, कल किसी और के लिए गैप रहेगा तो उसमें चलो। तो यू हैव सीन, हमने वो एक्सपीरियंस भी किया कि कई सारे एंटरप्रेन्योर्स जो थे पहले के, वो उनका पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस था। जैसे कि आज रिलायंस देखो, टाटा देखो, या तो महिंद्रा, ये ए बिजनेस किया, फिर बी बिजनेस किया, फिर सी बिजनेस किया, ऐसे पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस वो करते रहे। बिकॉज जहां जहां जो लोगों की जरूरत है वो करते रहे। देखिए ये दोनों एंटरप्रेन्योरशिप है, कन्वेंशनल भी एंटरप्रेन्योरशिप है, न्यू एज भी एंटरप्रेन्योरशिप है। यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छी है, ये बुरी है, ओके, बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। बट अभी अगर आप देखोगे तो यू लेवरेज ऑन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो एक तरफ क्या है, एक तरफ लोगों की समस्या है, प्रॉब्लम्स है या नीड है,
और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन दोनों को जब साथ में लाके वो परस्यू करता है बिजनेस आइडिया। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया redbus.com, तो उसने क्या किया, ये जो सारे बस में जो सीट्स है उसकी एक इन्वेंटरी की, और वो इन्वेंटरी उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल दी। क्यों? क्योंकि इंटरनेट है, इंटरनेट पेनिट्रेशन हो रहा है और इन्वेंटरी हम डाल सकते हैं और लोग घर बैठे बैठे अपना टिकट बुक कर सकते हैं। तो दिस इज वेयर ही यूज्ड द टेक्नोलॉजी and he understood the need of the market or need of the people और प्रॉब्लम लोगों का क्या है, उस हिसाब से उसके दिमाग में एक कंसेप्ट आ गई, वो आइडिया आ गई, एंड दैट इज हाउ ही लेवरेज द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। कन्वेंशनल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता था, यू टेक कंपटीशन रिस्क, क्योंकि आप ज्यादातर उसमें इनोवेशन जरूरी नहीं, कुछ कुछ लोगों ने इनोवेशन किया है, नहीं ऐसा नहीं है, बट जरूरी नहीं था। तो आपको आज नहीं कल कोई भी उसको कॉपी कर सकता था, सेम बिजनेस कोई और भी कर सकता था। तो द एंटरप्रेन्योर यूज्ड टू टेक द कंपटीशन रिस्क। बट अभी कैसा है, अभी आप जो कर रहे हो ये कंप्लीट नया है, इसके पहले किसी ने किया ही नहीं है, वो कंसेप्ट ही नया है, या तो वो बिजनेस मॉडल नया है, या तो प्रोडक्ट नया है, या तो सर्विस नया है। तो यू आर टेकिंग पायनियरिंग रिस्क कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, वो होगा या नहीं होगा, वो लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। सो यू आर एसेंशियली टेकिंग दी पायनियरिंग रिस्क। और कन्वेंशनल एंटरप्रेन्योर्स में यू आर गोइंग आफ्टर द मार्केट शेयर, मेरा मार्केट शेयर कितना है, देयर आर अदर प्लेयर्स एंड यू आर लुकिंग एट योर मार्केट शेयर। बट ये नया जो एंटरप्रेन्योरशिप है, यहाँ मार्केट शेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपॉर्चुनिटी शेयर। ये एक अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी में मुझे लीड करना है, मुझे आगे लीड करना है। जैसे कि मैंने कहा कि हिंदुस्तान के लिए अभी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो क्या हम उस अपॉर्चुनिटी में का हिस्सा हो सकते हैं या हम लीड कर सकते हैं उसको, वो हमको देखना है। फिर स्कोप ऑफ कंपटीशन वाज लोकल। अर्लियर हम लोकल कंपटीशन करते थे, या तो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, या तो नेशनल लेवल। अभी जो है स्कोप ऑफ कंपटीशन इज ग्लोबल। आपको पता नहीं चलेगा कि कहीं से भी आज अमेज़न पे जो प्रोडक्ट आते हैं, जरूरी नहीं आप कितने सारे प्रोडक्ट देखो मेड इन चाइना होते हैं। तो यू आर कॉम्पिटिंग विथ एंटायर वर्ल्ड, यू आर नॉट जस्ट कॉम्पिटिंग विथ लोकली और नेशनली, यू आर कॉम्पिटिंग ग्लोबली। लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी वाज लॉन्ग। हमने देखा है कि कितने सारे बिजनेसेस ऐसे हुआ करते थे कि एक जनरेशन ने शुरू किया, उसमें सेकंड जनरेशन आ गया, थर्ड जनरेशन आ गया, और 3 जनरेशन तक बिजनेस चलता रहा। थोड़े बहुत उसमें चेंजेस करते थे, नहीं ऐसा नहीं, बट वो चलते रहा। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट्स इज वेरी वेरी शॉर्ट आज। तो उस शॉर्ट पीरियड में उसको हमको बड़ा करना है, एंड वी वांट टू मेक इट ग्लोबल बिजनेस, राइट। जैसे कि टेक्नोलॉजी और काफी सारे चीजों में इतनी फास्ट डेवलपमेंट हो रही है, तो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। सो द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द टेक्नोलॉजी इज गेटिंग शॉर्टन, एंड यू नीड टू बी कंटिन्यूअसली इनोवेशन। एक बार करके नहीं चलेगा, कंटिन्यूअसली हमको करते रहना पड़ेगा। एंड द की टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स जो पहले थे वो ऑटोमेशन था, मैकेनाइजेशन था। अभी जो की टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स रहेंगे वो है बेसिकली इंफॉर्मेटिक्स और डेटा, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, इसमें सब क्या है, इट इज बेसिकली इंफॉर्मेटिक्स और डेटा है। इसलिए आप देखिए हम गूगल यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, वी आर यूजिंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट, बट हम दे क्या रहे हैं, हम दे रहे हैं हमारा कंप्लीट डेटा हम दे रहे हैं। तो कंपनीज हमारा कंप्लीट कंजम्पशन पैटर्न को स्टडी कर रहा है, ओके, और उस हिसाब से वो प्रोडक्ट बैक एंड पे वो प्रोडक्ट बना रहा है, सर्विसेज बना रहा है। वो आपकी पूरी आपकी जो आप खुद को जितनी आपकी खुद के बारे में जानकारी नहीं होगी, उतनी जानकारी आज अपने दूसरे कंपनी को होगा, क्योंकि वो आप क्या कर रहे हो इंटरनेट पे, ये सब उसके पास डेटा जा रहा है, ओके। तो की टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स आर इंफॉर्मेटिक्स एंड द डेटा। Earlier the focus was on standardization
but now the focus will be on mass customization. और फिर ह्यूमन रिसोर्स, पहले हम ह्यूमन रिसोर्स जो लेबर फोर्स है, एम्प्लॉइज है, उनको हम समझते थे इट इज एज एन एक्सपेंस, बट ये जो न्यू एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें ह्यूमन रिसोर्स को इन्वेस्टमेंट की तरफ हमको देखना है. ह्यूमन रिसोर्स इज नॉट एक्सपेंस, ह्यूमन रिसोर्स इज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यही लोग हैं जो कस्टमर को वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं. जैसे कि अभी जोमेटो क्या कर रहा है? जोमेटो कोई किचन से अपना कोई आइटम तो नहीं बना रहा है, वो वही रेस्टोरेंट, अदरवाइज हम जब जाते थे वहां से खाना वो वहां से लेके हम हमारे तक लाके पहुंचा रहा है. तो ये जो पहुंचने वाला बंदा है, जो स्कूटर पे आता है, टू व्हीलर पे आता है, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? सो दिस ह्यूमन रिसोर्स हैज बिकम एन इन्वेस्टमेंट. ये तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल दिया, जहां इंफॉर्मेशन और डेटा ये जहां इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये इंफॉर्मेशन, ये डेटा, ये कस्टमर वैल्यू, ये सब क्रिएट कर रहा है ये ह्यूमन रिसोर्स. और दूसरी साइमल्टेनियसली पैरेलली इसके साथ आप सोचो, हमने जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर, माइनिंग, इससे हम बढ़ गए मैन्युफैक्चरिंग से. तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो गया? इंटेंसिव आ गया. अभी उसके बाद हम बढ़ रहे हैं सर्विस इंडस्ट्री, और सर्विस इंडस्ट्री में जो कस्टमर वैल्यू है, बेनिफिट है, वो सर्विस से मिलता है, और वो सर्विस ह्यूमन रिसोर्स देता है. सो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स बिकम एन इन्वेस्टमेंट. एंड गोइंग अर्लियर क्या होता था, एक एंटरप्रेन्योर है, मैक्सिमम उसका एक पार्टनर है, और वो दोनों मिला के या तो अकेले वो बिजनेस करता था. उसके बाद वही बिजनेस वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को देगा, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन को फैमिली बिजनेसेस होते थे. आज कैसा है? टीम एंटरप्रेन्योरशिप. 3-4 क्लासमेट्स हैं, ये साथ में जुड़ गए और उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, ओके, और उन्होंने एक एंटरप्राइज शुरू किया, स्टार्टअप, हम जिसको स्टार्टअप कहते हैं. और वो स्टार्टअप, ये जरूरी नहीं है कि वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे. वो 10 साल चलाएंगे, 15 साल चलाएंगे, और किसी बड़े कंपनी को बेचेंगे और वो बाहर निकलेंगे. ये एग्जिट कंसेप्ट जो है, ये पहले था नहीं एंटरप्रेन्योरशिप में. अभी वो एग्जिट कंसेप्ट ये नया आ गया, बिकॉज दिस इज टीम एंटरप्रेन्योरशिप. तो कोई भी एक टीम का मेंबर कभी भी एग्जिट हो सकता है, ओके, बिकॉज द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द टेक्नोलॉजीज इज टू शॉर्ट. एंड सेकेंडली, जब ये बिजनेस हाई ग्रोथ है, तब वो बाद में उसको जिस तरह की मैनेजमेंट की जरूरत है, वो बड़े कंपनी की मैनेजमेंट की जरूरत है, राइट? इट विल नॉट बिकम स्मॉल. जैसे पहले था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विल रिमेन स्मॉल एंड इट विल कंटिन्यू टू बी स्मॉल थ्रू द जनरेशन. ओके, लास्ट एंड इज नॉट द लीस्ट इज, ये जो पहले जो हुआ करते थे, जो बिजनेसेस, जो एंटरप्राइजेस थे, वो लाइफस्टाइल एंटरप्राइजेस थे. लाइफस्टाइल एंटरप्राइज मतलब एंटरप्रेन्योर को एक अच्छी इकोनॉमिक स्टेटस आ जाती थी, सोशल स्टेटस आ जाती थी, उसके पास 4 व्हीलर है, बंगलो है, अच्छे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं. यहाँ तक वो उसका सोचने का या इसका एक व्यू था. अभी जो है, द स्टार्टअप्स आर लीडिंग टू हाई ग्रोथ एंटरप्राइजेस. तो वो ग्लोबल बिजनेस बनेगा, वो बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा. हो सकता है कि आज की ये बिजनेस कल कोई टाटाज अक्वायर करे. टाटाज, आपने देखा है BigBasket.com, टाटाज ने अक्वायर किया. फर्स्ट Cry.com, महिंद्रा ने अक्वायर, आनंद महिंद्रा ने अक्वायर किया. तो ये जो कंपनी आपने जो स्टार्टअप की है, वो अक्वायर किए जाते हैं एंड देन दे बिकम हाई ग्रोथ एंटरप्राइजेस. तो ये एंटरप्रेन्योरशिप में काफी सारे चेंजेस अभी आपको दिखने को मिल रहा है. So Rajkumar, the further question is that now one thing is also there, the employee turnover is happening in a very big way.
employee turnover, because employees are just shifting their jobs, they are going to another jobs. So now the things like ESOP is happening. They are taken as a partner in the company. So what are your views about this? How the things can be, how these problems can be converted into opportunities? See, this can happen, and this will continue to happen as long as we don't partner with our own people. Don't look at them as an employee. They are not your workers. Okay, they are the one who are actually creating value for the customers. Abhi, let us look at the this recent pandemic. Pandemic में क्या हुआ? कितने सारे वर्कर जो है गांव से आए थे, वो अपने अपने गांव चले गए. अभी उसमें से कुछ लोग वापस आ गए, कुछ लोग नहीं आए. वो वहां खुश है गांव में, क्योंकि अभी वो गांव भी बढ़ रहे हैं. और कितने सारे अभी इंडिया में अभी भी हमने वर्क फ्रॉम द वर्क स्पेस वर्क प्लेस हमने रखा है. बट अगर इफ यू लुक एट द अदर कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एग्जांपल, वहां उन्होंने अभी तक वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू किया है. और द कंपनीज हैव रियलाइज्ड कि पीपल कैन वेरी इफेक्टिवली वर्क, वेरी प्रोडक्टिवली वर्क सिटिंग एट होम. ये जरूरी नहीं है कि लोगों को फैक्ट्री में आके ही काम करना चाहिए, या तो वर्क प्लेस में आके ही काम करना चाहिए, ऑफिस में आके ही काम करना चाहिए, बिकॉज दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजीज. तो ये हमने मैंने जो बात की कि फोर्थ रिवॉल्यूशन, ये फोर्थ रिवॉल्यूशन वही करने जा रहा है. फिर से 1750 फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले जो जमाना था कि कोई भी लोग बाहर जाके काम नहीं करते थे, अपने घर के बाहर ही उनका एक वर्कशॉप हुआ करता था. जैसे कि सांबार है, लोहार है, शिंपी है, और सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे थे. ऐसे इसके बाद का जो वर्ल्ड आपको दिखेगा वो ऐसे ही दिखेगा कि आप घर पे बैठे हो, बट आपकी फैक्ट्री चल रही है. कैसी चल रही है? पूरा रिमोट पे चल रही है. आपके पास रोबोट्स है, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, 24 आवर्स चल रही है. ओके, तो ये सारे जो चीजें हैं. सो यू नीड टू पार्टनर विथ योर एम्प्लॉइज, एंड व्हेन यू टेक देम अलोंग विथ यू, यू पार्टनर देम, देन यू नो ये सवाल नहीं आएगा. और आज की कंपनीज देखो, पहले कैसे था, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हुआ करते थे. जैसे ही बॉम्बे में टेक्सटाइल मिल, तो शिफ्ट खत्म हो गया, तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो गेट के बाहर निकल जाएंगे और नए लोग अंदर जाएंगे, दूसरा शिफ्ट शुरू होगा. आज ऐसा नहीं है. आज करोड़ों का बिजनेस होता है, बट उसका एक छोटा सा ऑफिस वो भी घर से काम कर रहा है. और वो वैल्यू चेन में, पूरा जो बिजनेस का वैल्यू चेन है, वो दूसरों से कोलैबोरेशन कर रहा है. जैसे कि अमेजॉन है, वो क्या करता है, अभी ये प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा बिजनेस है अमेजॉन का. वो करता क्या है, वो एक भी प्रोडक्ट खुद बनाता नहीं है, तो वो सेलर्स और बायर्स को एक साथ ला रहा है. और डिलीवरीज, वो डिलीवरी के लिए किसी कुरियर कंपनी से टाई अप कर रहा है, राइट. और फिर बायर बाय कर रहा है, सेलर सेल कर रहा है, और इसने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्रिएट की है. राजकुमार, एक और दो बातें मुझे पूछनी है आपको. पहली बात यह है कि अभी जो आपने बताया कि अभी एम्प्लॉयज को कैसे पार्टनर बनाए, और अभी जरूरी ये भी होगा कि एसोसिएट उनको पार्टनर बनाए, एसोसिएट बनाए, और उनको उस हिसाब से रेवेन्यू शेयरिंग का मॉडल तैयार करें, जिससे काफी और अच्छा एक्सपीरियंस हमें खुद भी आ रहा है. और अभी एक बात ये है. दूसरी बात जो है ना, एग्जिट पॉलिसी जो है ना, अभी हमारी जो एक स्पेशली महाराष्ट्र की फिलोसॉफी जो है, वो ऐसा है कि एक तो हमारे अंदर वो एक साथ काम करने का जो कल्चर है, वो अभी तक उतना नहीं बढ़ा है कि जो लोगों को साथ पार्टनर करके, एसोसिएट करके आप काम करें. वो बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, और एग्जिट जो
पॉलिसी आपने बताया, एग्जिट अभी इन अमेरिका में तो एग्जिट बहुत वेरी कॉमन फिनोमेना है, तो इंडिया में भी, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि यार मेरा बिजनेस है, इसको मैंने खड़ा किया है, इतना बड़ा किया है कि उसको कैसे छोड़ू, क्या करूं। तो ये बहुत ऐसा जिसको हम कहते हैं कि साइकोलॉजिकल ये ऐसे ऑब्स्टेकल्स है, तो ये कैसे इससे बाहर निकले हम, क्योंकि हम ये बहुत जो दो बातें आपने बताई ना, एक तो एफिलिएशन, एसोसिएशन, एफिलिएट करो, ये करो, ये तो बहुत जरूरी है, और दूसरा ये एग्जिट का, तो किस तरह हम काम करें, वो लोगों एज एन एंटरप्रेन्योर कैसे इसमें हम डिसीजन लेवे, कब समझे कि हम इसमें एग्जिट ज्यादा पावरफुल, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने देखा है कई ऐसी इंडस्ट्रीज है वो प्रॉपरली टाइमली एग्जिट नहीं हुए और वो सीक हो गए, वो बंद पड़ गए। तो आपको, आपका क्या इसके बारे में क्या करना चाहिए, स्पेशली महाराष्ट्रियन पीपल का जो एक प्रॉब्लम है वो मैं बता रहा हूँ। देखो अभी इसमें ऐसा है, इसकी जो एक्चुअली अगर हम देखें तो इसका जो विजडम है, मैं कहूँगा कि विजडम, ये विजडम हमारे शास्त्रों में है, हिंदुस्तान के शास्त्रों में ही इसका विजडम है। कि क्या कहा है हिंदुस्तान के शास्त्रों में, कि जैसे आपका बचपना होता है, तब आपको बड़ा करना, आपको पढ़ाना, आपको एक अपने काबिल पे अपने लाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पेरेंट्स की थी, ठीक है। फिर आप जब अडल्ट होते हो तब आपका शादी होता है, आपके भी बच्चे होते हैं, और हमारे शास्त्रों में ये कहा है कि जब बेटा बड़ा होता है और वो अपना अपना ये करने लगता है, तो जब वो जो सीनियर सिटीजन जो कहते हैं उनको, वो महाभारत में आपने देखा होगा कि जैसे वो संन्यास लेते हैं, घर से बाहर जाते हैं, वो गृहस्थी से बाहर जाते थे, जाते थे कि नहीं? तो वो अपना गृहस्थी से बाहर जाते थे और उनको पूरा फ्रीडम देते थे। तो इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है कि एंटरप्रेन्योर का एक रोल है। ओके, एंटरप्रेन्योर का रोल क्या है? एंटरप्रेन्योर का रोल, वो जो इनोवेटिव आइडिया है, वो इनोवेटिव आइडिया को, उसको, जैसे कि हम नर्सरी में, नर्सरी का रोल क्या है? नर्सरी का रोल एक पेड़ को पौधा बना, एक सीड को पौधा बनाना है, और पौधा बनाने के बाद उसको बाहर लेके कई ऐसे जगह रखना है जहां वो पेड़ हो, वहां जो वृक्ष हो, ठीक है। तो जब कोई भी स्टार्टअप ऐसी सिचुएशन में जब आती है कि अभी वो कारपोरेशन बनने जा रहा है, बड़ी कंपनी बनने जा रहा है, तब ये जो एंटरप्रेन्योर है उसके पास जो है स्किल्स और क्वालिटी जो है एंटरप्रेन्योर्स की है। वो जरूरी नहीं है तो अच्छा मैनेजर बने, तो उसको गवर्नेंस, मैनेजमेंट, ये ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए उसको एग्जिट करना जरूरी है। और ये भी ये 100% सब जगह होनी ही चाहिए, ऐसा नहीं है। एज यू राइटली सेड, देयर इज ऑलवेज एन इमोशनल बॉन्डिंग, कि ये अपना क्रिएशन है, हम इसको क्यों छोड़े, तो ये बट नेचुरल है, इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। ओके, बट अगर हम उस कंपनी के बारे में सोचे, उस स्टार्टअप के बारे में सोचे, अगर उसको और भी अगर ग्रो होना है, तो हमको उसको किसी और उसमें से हम एग्जिट होके उसको अपने इसके अगर हम छोड़ेंगे, तभी जाके वो बड़ा बन सकता है। क्योंकि अभी उसको देखिए, जैसे सिंपल सी चीज है, अगर bigbasket.com, मैं एग्जांपल बिग बास्केट का इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बिकॉज आई नो दैट bigbasket.com को अलीबाबा अगर बनना है, तो उसको जितना रिसोर्सेज चाहिए, उसको जितना वो जो भी चीजें चाहिए, इन्वेस्टमेंट हो, बाकी सारी चीजें हो, तो एक तो रिसोर्सेज, व्हेन आई से, आई एम नॉट सेइंग ओनली फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज है, नेटवर्किंग है, अलायंसेस करने होंगे उसको, ह्यूमन रिसोर्स उसको लगेंगे। अगर ये सारी चीजें अगर है, तो इसके लिए आपको अपनी वेल्थ जो है रेलिंक्विश करना पड़ता है किसी और को। वो कंपनी बड़े, जैसे टाटा ने अभी अक्वायर किया, ऐसे लोग जब वो उसको अक्वायर करेंगे, तभी वो जाके एक बड़ा कारपोरेशन बनेगा, वो अलीबाबा जैसा कंपनी बन सकता है, राइट। सो देयरफॉर
It is not necessarily that all the startups or all the businesses have the owners have to exit, but हमेशा हमको ये देखना है कि in the interest of the company, अगर उसकी इंटरेस्ट में अगर हम एग्जिट होना अच्छी बात है, तो एग्जिट होने के लिए रेडी होना जरूरी है, तभी जाके वो कंपनी बड़ी बनेगी, नहीं तो वो ऐसे ही वो एक दिन इट विल हैव इट्स ओन एंड। एकदम सही बताया आपने, ये बिल्कुल जो आप बता रहे हैं कि अगर बोलतो क्या आहे की मराठीमध्ये कहते की कुठे थांबायचं हे कळालं पाहिजे, नाही का, केव्हा बाहेर पडायचं हे कळणं खूप आवश्यक आहे, नाहीतर मग लोक आपल्याला बाहेर काढतील। आणि जेव्हा जर असं सांगितलं की इन द लुकिंग एट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, जैसे अभी अभी वो बिग बाजार की एक अलग स्टोरी है, लेकिन बिग बाजार भी दे हैव सोल्ड देयर बिजनेस टू रिलायंस, जैसे ये इसमें भी ये उनको इनका प्रति ये मैं आई हैपन टू मीट किशोर बियानी, मैंने उनको कहा था कि हाउ व्हाट यू वुड लाइक टू बी रिमेम्बर्ड फॉर, तो आप कैसे आपको खुद को लोगों ने याद करना चाहिए, ऐसे क्या लगता है? वो बोले आई वुड लाइक टू बी रिमेम्बर्ड एज अ डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉय क्या बात कर रहे हैं, आप तो क्रिएटर हो, हाउ कैन यू बी डिस्ट्रॉयर? लाइक बोले जो है समझना बहुत जरूरी है कि कब उससे बाहर निकले। मैंने कई सारे ऐसे बिजनेस मैंने बंद भी किए हैं, छोड़ दिए हैं, लोगों को बिक दिए हैं, तो डिस्ट्रॉय करना, अपनी क्रिएशन डिस्ट्रॉय करना, एक वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उससे एग्जिट होना ये बहुत जरुरी आहे, टाइमली एक्झिट होणं इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट व्हॉट यू हॅव सेड, अँड आय थिंक सगळ्या महाराष्ट्रीयन लोकांना हे समजलं पाहिजे, कारण की आपण त्याला ते लॉस मध्ये काहीतरी पकडूच राहिलो, चालूच राहिलो, हे सगळं आता आपल्याला बदलणं आवश्यक आहे। आणि दुसरी गोष्ट जी राजकुमार फताटेंनी सांगितली ती खूप महत्वाची आहे, की आता पहिले कसं होतं, ग्रुप इंडिया ग्रुप मध्ये काम करणं हे म्हणजे आपलं थोडं करायचं आपल्यासाठी, जास्त करायचं लोकांसाठी, असं एक आपलं एक हे होतं, जो हम खुद का ही करे, किसी को साथ में ले क्यों प्रॉफिट शेयर करें। लेकिन अभी जो कंसेप्ट आ रही है वो सब ऐसे ग्रुप और एंजल इन्वेस्टर्स भी जिनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उनको ही फाइनेंस करते हैं, दे आर नॉट फाइनेंसिंग टू द इंडिविजुअल्स, राइट। तो ये बहुत बड़े बदलाव है मेरे ख्याल से आज के तारीख में, जो हमने लाना बहुत जरूरी है। और आपको अभी क्या लगता है कि अभी अभी इसमें और कुछ क्या बदलाव आ सकते हैं? See, there are two things. One is technologically there is a big development that is happening, जिसको हम कहेंगे कि डिजिटल वर्ल्ड। तो ये डिजिटल वर्ल्ड में आज अपने यहाँ से जो भी है, कितने लोगों ने सुना है पता नहीं, एक मेटावर्स अभी आ रहा है, कि जहाँ अभी द नेक्स्ट जनरेशन, अभी मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, यंग बच्चों के साथ मैं बात करता हूँ, तो हमारे यहाँ काफी सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनमें एक अभी बहुत बड़ी क्रेज आ रही है। वो क्रेज ये है कि एक तो क्रिप्टो करेंसी है और दूसरा है ये मेटावर्स। मेटावर्स में आपके अवतार होते हैं, मेटावर्स में सारी एक अलग सी दुनिया, ये अलग सी दुनिया अभी एक इमर्ज हो रहा है, कि जहां आप फिजिकल वर्ल्ड में जो भी करते हो वो सारे मेटावर्स में आप कर रहे हो, या तो वो डिजिटल वर्ल्ड में कर रहे हो। ओके, आप वहां जगह ले सकते हो, आप पेंटिंग ले सकते हो, आपकी पेंटिंग किसी को बेच सकते हो, तो ये पूरा एक अलग दुनिया बन रहा है। तो हमारे लिए वो इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। तो इस हमारे जनरेशन के लिए वो इमेजिन से भी तो बाहर है। ओके, और बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, तो इसको हम समझना और इसको लीड करना जरूरी है। जैसे कि आप देखो एंटरटेनमेंट, अभी अब हम एंटरटेनमेंट एक ही चीज की अगर हम देखें, तो पहले क्या हुआ करता था, हम जाते थे थिएटर्स में जाके मूवीज देखते थे। अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया और पूरा हम घर में बैठे बैठे आप ये देख सकते हो। कल ये हो जाएगा कि क्रिकेट मैच अगर आपको देखना है तो कंप्लीट वर्चुअल रियलिटी के तरह, जैसे कि आपको लगेगा कि आप स्टेडियम में बैठे हो और आप देख रहे हो कि सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा है या तो विराट कोहली बैटिंग कर रहा है। तो इससे क्या होगा, अभी आज मान लीजिए 70,000 80,000 लोग एक स्टेडियम में बैठे हैं, कल
60 लाख लोग, 70 लाख लोग all over the world, your stadium is going to be that big, right? And you can actually have that experience. तो ये चेंज एक तो बहुत बड़ा चेंज ये आ रहा है, ओके. और सेकंड, एज एन एंटरप्रेन्योर, देयरफॉर यू नीड टू लर्न टू कोलैबोरेट. हर कोई चीज आपको करना नहीं है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी कोर कॉम्पिटेंस क्या है. आपका मार्केटिंग कोई और कर सकता है, आपका कंटेंट कोई और क्रिएट कर सकता है, डिलीवरी कोई और कर सकता है. यू नो, यू नीड टू collaborate. So there is a bigger scope for alliances, there is bigger scope for collaboration. तो इसकी जरूरत बहुत है आज. एक मुझे छोटा सा एक आखिरी जाते मुझे एक सवाल पूछना है. वो ये है कि अभी ये जो कोविड हुआ है, कोविड का बहुत सारा इम्पैक्ट हमारे ऊपर, उसमें काफी बातें आपने किया है कि वर्क फ्रॉम होम वगैरह जो कुछ बातें बताई. अभी ये यूक्रेन का वार चल रहा है, बहुत सारी और अनसर्टेनिटीज आने की और संभावनाएं हैं. या हम एक से निकले तो दूसरे में आ गए, दूसरे से निकले तो और क्या होगा पता नहीं. तो इसको कैसे हैंडल करें? जो अनसर्टेनिटीज है बहुत ज्यादा, समझ में नहीं आता है कि क्या करें. इसको क्या करें, आपको क्या लगता है? Okay, so let me again share screen. देखो, अपॉर्चुनिटी तो फाइनली जो है एंटरप्रेन्योर को ढूंढना है, ओके. बट आई कैन जस्ट मेक यू अवेयर अबाउट some of the problems that we faced during COVID, ओके. तो एक तो देखिए, कोविड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमको आया वो डोमेस्टिक हेल्प. डोमेस्टिक हेल्प मतलब घर में हमारे आजकल काम वाली होते हैं, ओके. तो काम वाली आना बंद हो गया, सब चीजें हमको ही करना पड़ा. जो फैक्ट्रीज थे वहां के वर्कर निकल के अपने अपने गांव चले गए. फैक्ट्रीज में वर्कर नहीं थे. जब पेंडेमिक से बाहर आ गए तो फैक्ट्री के वर्कर को हमको फ्लाइट चार्जेस वगैरह दे के कैसे वैसे उनको लाना पड़ा, ओके. तो ये सारे चीजें हमने फेस की है. एजुकेशन कंप्लीट बंद हुआ, फिर ऑनलाइन एजुकेशन पे हम चले गए. ऑनलाइन पे एजुकेशन की क्वालिटी थोड़ा सा दिक्कत हो गई. फिर साइबर सिक्योरिटी के काफी सारे इश्यूज आ गए. जैसे कि हमने इतना सारा सोशल मीडिया और इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ये सारे यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए साइबर सिक्योरिटी इज अनदर थ्रेट. एंटरटेनमेंट पूरा बंद था. अभी वो ओटीटी वगैरह, देखिए ये हर एक प्रॉब्लम हमने जो फेस किया है उसमें से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ के उसमें लाया है. फिटनेस, हम घर में बैठे थे 2 साल, इसके वजह से लोगों का वेट बढ़ गया, ओके. तो खाना बढ़ गया, वेट बढ़ गया, फिटनेस पे असर हुआ, डिप्रेशन आ गया कितने सारे लोगों को. सेफ्टी वाज अ कंसर्न, और सबसे बड़ा तो इन्फ्लेशन आ गया. तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमने फेस की है ड्यूरिंग पैंडेमिक. बट वहां से अभी चेंजेस क्या आ रहा है, ओके. चेंजेस ये आ रहे हैं कि लोगों में हेल्थ के बारे में ज्यादा कॉन्शियस बन गए लोग, ओके. देखो, सैनिटाइजर उतना पहले कभी कोई यूज नहीं करता था, आजकल सैनिटाइजर यूज कर रहा है. बार बार लोग हाथ धो रहे हैं, ठीक है. तो लोगों में हेल्थ कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा आ गया, ओके. भीड़ से थोड़ा सा दूर रहते हैं लोग. ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आ गए, वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया. सो वर्क फ्रॉम होम कल्चर आने से हर एक घर में एक ऑफिस करना कंपलसरी हो गया. तो इसके बाद जब घर बनेंगे, जो भी बिल्डर अपना घर बनाएगा उसको ये ध्यान में रखना होगा कि घर में एक कॉर्नर हमको ऐसा क्रिएट करना है कि जहां लोग काम कर सकते हैं घर में बैठे बैठे, ओके. तो ये दैट ऑफिस बिकेम अ पार्ट ऑफ द हाउस, जो पहले था नहीं. तो देखिए, ये जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज आ गई ना, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसका इफेक्ट ऐसे हो गया कि चाल बन गए, बड़े बड़े चाल थे, वो चाल चले गए. और सेकेंड थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में फ्लैट सिस्टम आ गया. तो अभी ये पेंडेमिक की वजह से अलग से घर का स्ट्रक्चर अभी अलग बनेगा, ओके. सो
जो चेंज आ रहा है वो लैक ऑफ ट्रस्ट इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो ये चाइना की वजह से हमने भी देखा कि मेड इन इंडिया, चाइना के प्रोडक्ट को बायकॉट करो। तो हर एक कंट्री जो है, चाइना में आज की सिचुएशन ऐसी है कि ऑलमोस्ट 700 to 800 कंपनीज हैव मूव्ड आउट ऑफ चाइना। उनकी मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा असर पड़ा है, राइट। तो हर एक कंट्री देख रही है कि ऐसी अगर सिचुएशन आ गई तो हमको अपने सेल्फ रिलायंस करना है, पूरा डिपेंडेंट दूसरे कंट्री पे रहना नहीं है। उसमें फिर से एक एडिशन हुआ है कि अभी जो वार चल रहा है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड काफी हद तक इफेक्ट हुआ है। तो एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट हाउ कैन वी बिकम सेल्फ रिलायंट। और सबसे इंपॉर्टेंट है मोर थ्रस्ट ऑन सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। तो ये लोगों को पता चला है कि ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड बहुत बड़ा संकट के सामना कर रहा है कि कार्बन एमिशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो बड़े बड़े इश्यूज है, इसका सॉल्यूशन सस्टेनेबल सॉल्यूशंस है। कम से कम प्लास्टिक का यूसेज हो या तो बिल्कुल अवॉइड करो, ओके। और जो भी हम कर रहे हैं उसमें सस्टेनेबिलिटी लाना बहुत जरूरी है। रीअलाइनमेंट ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एंड नेशंस, जैसे कि हम देख रहे हैं कि काफी सारे जो IMF है, ये जो इंस्टीट्यूशंस है, यूनिडो है, UNDP है, ये जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह है, इसमें पूरा रीअलाइनमेंट हो रहा है। एंड इसके बाद मोर रोबोटिक्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। सो रोबोट्स विल प्ले अ बिग रोल इन कमिंग डेज। और अनएम्प्लॉयमेंट उसके लिए बढ़ेगा। ये तो मैं तो ये कहूंगा, थोड़ा सा ये ज्यादा साहसपूर्ण एडवेंचरस स्टेटमेंट होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन आदमी कुछ काम नहीं करेगा, वो घर पे बैठे रहेगा और फिर सिर्फ टैक्स भरते रहेगा। हर कोई काम जो है मशीन्स करेंगे। ये दिन जल्दी ही आने वाला है, ओके। सो दैट इज द फ्यूचर दैट वी आर हेडिंग एट, ओके। और रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होगा, जो अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था, क्रिएटिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। तो उससे रूरल एरियाज में इंटरनेट आ गई, रूरल एरियाज में एंटरटेनमेंट आ गया, सब आ गया, तो लोग पसंद करेंगे। हवा अच्छी है रूरल एरिया में, सब कुछ अच्छा है, अपना घर रहो रूरल एरियाज में। सब कुछ जो अर्बन एरिया में मिल रहा है वो सब रूरल एरिया में मिल रहा है, तो क्यों वो पोल्यूशन में जाके शहरों में रहे, ओके। तो ये चीजें आ रही है। अभी ये चेंजेस अगर हमको ध्यान से देखे तो इससे आप देख सकते हो कि क्या अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होने वाली है। आज जो हमारे श्रोता है जो पूरे इंडिया से आए हुए हैं, उनको आज बहुत अच्छा जो मिले ना फिस्ट मिला है कि उनको एक तो पूरा एक चेंजिंग जो बिजनेस जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो कैनवास है वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, और पोस्ट कोविड ऐसे अनसर्टेनिटी में हमें क्या अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही है, तो और किस तरह से हम आगे बढ़े। I think it was a really eye-opening session and really enriching us to कि भाई आगे क्या हो सकता है। So thank you Rajkumar for this wonderful guidance. Thank you, and wish you all the best once again, and congratulations on the 27th anniversary.